रंग बिरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो, पधारो मार देश, देश रे पधारो मार देश। इस वक्त हम केल में मौजूद हैं। केल में जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी चल रही है। सर्दियों की जब आमद होती है तो उसी वक्त ये आगाज़ कर देते हैं अपने आने वाले दिनों को महफूज और बेहतर बनाने के लिए। इनकी जो ज़िंदगी है वो रिलाई करती है माल मवेशी के ऊपर, और माल मवेशी के लिए इन्हें घास इकट्ठा करना पड़ता है जो दूर दराज के इलाकों से भी इन्हें लाना पड़ता है। जैसे ये केल में रहने वाले लोग जिस जगह हम मौजूद हैं, ये शॉन्टर नाले से सारा घास इकट्ठा करके आए हैं। इसको यहाँ पर ये ड्राई करते हैं, स्टैक करते हैं, फिर यहाँ से लेकर ऊपर जाते हैं और वहाँ पे जाकर इसको ये स्टॉक कर देते हैं। और आने वाले दिनों में जब शदीद बर्फबारी होती है और इनका राब्ता पूरी दुनिया से कटा हुआ होता है तो इसको अपने माल मवेशी के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम आगे लेके जाते हैं आपको और देखते हैं कि इस एक्टिविटी में कितने स्टेप्स हैं और इसको किस तरीके से ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं आने वाले दिनों के लिए। तो हम जाते हैं आगे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? बस अल्लाह पाक का करम, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह। आपका नाम? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन। केल में जो पहाड़ हैं इर्द गिर्द, उनके ऊपर बर्फ़ तो आना शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ नीचे तक आ जाएगी। चंद हफ्तों में पूरा इलाका बर्फ़ के नीचे दब चुका होगा। तो यहाँ के जो रहायशी हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं मवेशियों के ऊपर, और माल मवेशी के लिए ये दूर छोंटर नाले से यहाँ घास इकट्ठा करते हैं, उसे ड्राई करते हैं और पाइल अप करते हैं। और जब हम यहाँ आए एक्टिविटी के लिए तो इनके जो हेड हैं ट्राइब के, गुलाम हुसैन मुग़ल साहब, उन्होंने हमें बैठने को कहा और उन्होंने कहा हम आपकी मेहमान नवाजी भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे यहाँ पर बसर करते हैं। मेहरबानी खाला, जोजा गुलाम हुसैन मुग़ल खाला हमारी आई हैं और खाला ने हमें लस्सी पेश की और खाला ने अपने हाथ से रिड़क कर ये लस्सी मेरे लिए लेकर आई हैं। खाला खुश हैं? खुश है। खुश है? हाँ खुश। खुश है माशाअल्लाह। तो बड़ी ज़िंदगी खूबसूरत होती है जब आपका जीवन साथी आपके साथ बराबर की मशक्क़त कर रहा हो, बराबर का साथ दे रहा हो। अच्छा, अब ज़रा मुझे बताएं कि ये हमारी बहनें बेटियां ये सारा सामान उठा कर लाती हैं, ये आपकी मदद करती हैं जी। फिर मैंने देखा था दूर से कि आप इसको ऊपर इकट्ठा कर रहे थे। पीछे से हम लाते हैं गाड़ी में, ठीक ढोकों में काटते हैं, ठीक। 20-15 सामान
अस्ती घास कटाई शुरू हो गई है। ठीक 15 सावन तो मतलब आखिर भादरा असू पहले तक फिर घाह को असी जमा कर दें, फिर उथा छोड़ दें, फिर मतलब असी ढोका मचवाण दें, फिर गड्डियां इधर आन दें। गड्डी का जीपा का किराया 14,000 रुपया, ट्रका का किराया इस साल देता है 30,000 रुपया। तो ये 3 किलोमीटर रास्ता है, रोड इसको बहुत ख़राब है, गड्डियां वाले ने इतना जुर्म नहीं। तो पिछले वक्त तुसा किस तरह ये काल है? उधरी रहंदे आसे, अच्छा अच्छा। उधरी शौक ट्रब ऐसी उधरी सर्दियां भी उधरी रहंदे आसे। अब मुझे फिर तरतीब घास ऐसी मतलब है यहाँ इकट्ठा करते आगे गठे करते हैं, रिश्तेदार लोग हो कैसी गठा होकर कपते हैं सारे रिश्तेदार मिल के आप जी, मिल के करते हैं। कोई मजदूर लेते हैं, ठीक तला होता है लोग उन घास पा लालते हैं। ऐसी औरतें भी कर दियाँ, जी घास कटाई कर दियाँ, घास जमा कर दियाँ। इतना तो लम्बा स्याल है, सर्दियाँ ज़्यादा लम्बियाँ, जी। तो 4 महीने इतना चढ़ता है, 8 महीने इस्तेमाल घाह खेंदे। मैं अब देख रहा हूँ कि जिस जगह पे ये है यहाँ पर ढलान है, नीचे जी। की तरफ जगह जा रही है, मगर आपने बड़ी तरतीब से रखा हुआ है कि गिर नहीं रहा। जी तो आपने रस्सियों से बांधा होता है या ये जैसे आपने नहीं, घास ये इसकी घास से डोरी बांधते हैं, घास को घासी से बांधते हैं। घास को ये जो डोरी बनी हुई है, जी, ये घास की डोरी है। ये जो आपने गरी बनाई हुई है, जी। इसकी तरतीब कैसे होती है कि नीचे तक ये खुश्क रहे और इसमें बारिश का पानी या बर्फ की इसके ऐसे मतलब है, ये एक गड्डी लाई ना, गड्डी हम बोलते हैं, जी, एक लाई, एक दूसरी उसके दर्ज पर लाई, दूसरी उसके दर्ज पर लाई, दर्जें कट कर लाते हैं। ठीक है, अगर दर्जें खुली रहेगी फिर पानी नीचे जाता है। ठीक। लेतरी आप किस तरह करते हैं? लेतरी कर दें, रातें अतला दे छुड़ी लोगों को, मतलब 10-20 घरों दे छुड़ी, जैसे 10-20 आदमी 30 आदमी मतलब वास्ते लेतरी हो गई, 50 आदमी लेतरी हो गई। वो सब आ गए, फिर उन्होंने वास्ते मतलब एक टाइम गोश्त खाना, एक टाइम घे अच्छा घे और दूध, तो एक टाइम गोश्त चावल तो दही नाल ठीक, ये खाना दींदे हैं। अच्छा 12 बजे चाह दींदे हैं, सुबह नाश्ता भी घेर ला दींदे हैं, घेर नाश्ता करते हैं। वाह। तो फिर जब उनकी बारी आती है लेतरी वो की, भी देते हैं, फिर वो इसी तरतीब से ये इसी चलता है। तरतीब से वो भी देते हैं। बड़ा प्यार और मोहब्बत है जी। आपका आपस में। पधारो मार देश। पधारो मार देश। वादी नीलम से लेकर ग्रेस वैली की तरफ जाते हुए जो एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ का कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में जो घर का निचला हिस्सा होता है वो पत्थरों की चुनाई से बनाया जाता है, और पत्थरों की चुनाई के लिए जो यहाँ पर मिस्त्री काम करते हैं वो बड़े माहिर होते हैं अपने काम के, और इस तरतीब से उसको काटा जाता है, इस तरतीब से उसको बनाया जाता है कि पत्थर के ऊपर जब दूसरा पत्थर आता है तो पत्थरों की चुनाई इस तरीके से की जाती है, इस तरतीब से की जाती है कि उसके अगर आप लिपाई करें तो वो इतनी प्लेन होगी, उस पर कोई उभार नहीं होगा। अब जैसे ये पत्थर को यहाँ पर तोड़ रहे हैं और बाकी दोस्त भी काम कर रहे हैं, तो इस काम का आपको ये होता है कि आपकी बुनियाद जितनी मजबूत होगी उसके ऊपर खूबसूरत स्ट्रक्चर आपका बनेगा। तो आप पत्थरों से चुनाई करते हैं, पहली मंजिल पत्थरों की होती है और उसके ऊपर जो है फिर वुड वर्क होता है। अगर नीचे आप लकड़ी लगा लेंगे तो फिर उसका नुकसान भी होता है, बर्फ़ पड़ती है, लकड़ी ख़राब भी हो सकती है। तो ये तकरीबन 10 से 12 फुट तक इसकी जो है ऊंचाई होती है पहली मंजिल की, और उसके ऊपर फिर आपकी तरतीब बन दी जाती है और फिर आप उसको वुडन स्ट्रक्चर ऊपर बना लेते हैं। निचले हिस्से में माल मवेशी को रखा जाता है और जो अपनी रहाइश होती है वो ऊपरी हिस्से में होती है, और निचले हिस्से में कभी कभी ये पार्टीशन भी कर लेते हैं कि हिस्से में माल मवेशी होता है और दूसरे हिस्से में उन्होंने ड्राई जो ग्रास होता है उसको स्टॉक किया हुआ होता है।
वादी नीलम में जा बजा हुस्न बिखरा हुआ है और यह हुस्न आपको मखमूर कर देता है। तो ऐसे में रास्ते में बकसरत वाटरफॉल्स भी मिलती हैं, जैसे एक मिल्की वाटरफॉल है। आपका जी चाहता है कि आप इसके ठंडे मीठे पानी से अपने लबों की खुश्की को दूर करें। ये खूबसूरती, ये हुस्न सब सियाहों को दावत देता है, आओ और मेरे पास बैठो। जितना ये प्योर पानी है, जितनी खूबसूरत ये वादी है, यहाँ पर आकर आपको एहसास होता है कि यार मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ और ये जो मदर नेचर है इसने सब कुछ तो मुझे ही दिया है। जैसे सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और मेरी किन किन नेमतों को जुटलाओगे, तो पानी भी उसमें से एक बहुत खूबसूरत नेमत है। इस तरह की कुछ और वाटरफॉल्स भी मिलेंगी जिसके ऊपर काफ़ी हाइड्रो प्लांट्स लगे हुए हैं जिससे पानी की बिजली बनती है। उसके अलावा पनचक्कियाँ भी लगी हुई हैं अक्सर मकामात पर, और हम आपको वो पनचक्कियाँ भी ज़रूर दिखाएंगे। अभी आप इंजॉय करें, मेरे से तो और बैठने नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं भी थोड़ा इस पानी से फ्रेश होना चाहता हूँ, लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता हूँ। पधारो मारदेस। सफ़र करते करते हम पहुंच चुके हैं शारदा। शारदा ज़िला नीलम के खूबसूरत वैली है और शारदा की वजह शोहरत यहाँ पे मौजूद एक तारीखी यूनिवर्सिटी है जो शारदा के नाम से मशहूर है। हम आपको ना सिर्फ शारदा की सैर कराएंगे बल्कि उस यूनिवर्सिटी की सिग्निफिकेंस के हवाले से भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम बात करेंगे। नीलम में जिस जगह हम जाते हैं तो वहाँ पर इसका एक अपना स्पेशल आपको एक कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर नज़र आता है। जैसे ये पुरानी शॉप्स हैं, ये दुकानें हैं, तो लकड़ी का जो ख़ास काम है इसके ऊपर आपको नज़र आता है।
शारदा में इस जगह पे जहाँ मैं बैठा हूँ बहुत ही मुक़द्दस मकाम है ये, और इसकी तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ ख्वाजा अब्दुल गनी साहब मौजूद हैं जो साहिब किताब हैं, और इनकी किताब पर्वती गंगा से तहज़ीब नीलम तक, जिसमें इन्होंने डिटेल से इस पूरे नीलम वैली को, ग्रेस वैली तक को डिटेल से पेश किया है। और शारदा के बारे में भी इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है और हमारे साथ बैठे हुए हैं, और इनकी रिसर्च के हवाले से हम इन्हीं से पूछेंगे कि हमें बताएं कि शारदा की तारीख़ क्या और उसकी अहमियत क्या है बुद्धिज़्म में, हिंदुज़म में, शंतोइज़म में, और जो इन्होंने कहा जैनिज़्म का भी यहाँ पर आना जाना था, उनके लिए भी ये बड़ी काबिल एहतराम जगह है। जी सर। सर, ये शारदा जो है एक्चुअली कोई एक तहजीब नहीं है, ये क्लस्टर ऑफ सिविलाइजेशन आप कह सकते हैं। तो अदना सा उसका सबूत ये है कि डॉक्टर अशरफ खान जो आर्कियोलॉजी हेड हैं इस्लामाबाद के, 2012 में जब उन्होंने यहाँ इसके मंदिर से पीछे जब एक्सकवेशन की उन्होंने, तो तकरीबन 1.5 मीटर खुदाई के बाद तह दर तह 3 तहजीबों के आसार मिले, वो ऑन रिकॉर्ड है, फिर उसकी कार्बन डेटिंग हुई। शारदा एक तहजीबी अदगाम है, यहाँ मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तहजीबें रही हैं। तो जहाँ तक मजहबी तकदीस का ताल्लुक़ है तो दिस इज़ द रिचेस्ट वैली इन दिस रिगार्ड। यहाँ पर आपको कदीम आर्याई समाज के आसार मिलेंगे, आपको बुद्ध मत के आसार मिलेंगे, जैन मत के आसार मिलेंगे। और मज़े की बात यह है कि ये जो हमारे जापान और चीन और ये शंतो अकायद हैं, ये जो 3 बड़े ग्रुप हैं मज़हब के, तो उनमें से एक ये जापान और चाइना वाला ग्रुप है, इसके आसार भी हमें यहाँ मिलते हैं। तो उसको जो स्पेशलाइजेशन है शारदा की, वो कश्मीरी शिव मत से है। तो यहाँ तमाम तहजीबों के असरात मिलते हैं। इवन कि मेरे पास कलेक्शन है पत्थर के ज़माने में, जब दुनिया ने तहजीब में कदम अभी नहीं रखा था, तो शारदा सिविलाइजेशन उस वक्त भी परफेक्शन थी स्टोन टूल्स में। यहाँ से जो ऑर्नामेंट्स मिले हैं, जेवरात या दूसरे बर्तन, तो उनकी डेलिकेसी इतनी अजीब है कि आज भी ये जो एक्सपर्ट हैं हैरान है कि ये क्या टेक्नोलॉजी थी जिसे ये बना। यहाँ जो हम बैठे हैं, मंदिर का जो ये मरकज़ी हिस्सा है, तो किसी ज़माने में यहाँ अंडरग्राउंड जो था, सल्फ़र का चश्मा था पानी का, आउटलेट इनलेट का उसका कोई पता नहीं था। इसके सेंटर में 6 या 7 मन भारी पत्थर था, सस्पेंड था वो, उसको 6 अतराफ से मैग्नेटिक बैलेंस किया गया था। तो आने वाला जब देखता था तो कहता यार इससे बड़ी कश्फ व करामत क्या हो सकती है। तो वो उस ज़माने में ये रीत थी कि दुनिया में जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट होती थी, उसका सैंपल जो है वो शारदा यूनिवर्सिटी में, या जो ये तहजीब का मरकज़ था, इसमें रखा जाता था। तो इसको उस ज़माने में साइंटिफिक कंट्री ऑफ शारदा के नाम से भी याद किया जाता था। तो इसी शारदा की मुनासबत से पूरे कश्मीर रीजन को शारदा लैंड या शारदा देश कहते थे। यहाँ से जो स्कॉलर तालीम हासिल करके जाते थे, जब आते थे तो प्रोटोकॉल उनका ये होता था कि वो घोड़े की नंगी पीठ पे आएंगे, जूते नहीं पहनेंगे, और एलीट आएंगे सिर्फ जो शहजादे थे। तो एक आदमी के खिदमतगार में कम से कम 40 होने चाहिए, तो ज़्यादा की कोई पाबंदी नहीं थी। तो जब जो यहाँ से फारिगुल तहसील होते थे, तो जिस तरह आज अलीगढ़ से कोई फारिग होता था तो अलीगी कहलाता था, या पंजाब यूनिवर्सिटी से फारिग होता था उसको सर्टिफिकेट देते हैं हम। तो उस ज़माने में यहाँ का जो इंचार्ज होता था यूनिवर्सिटी का या पीठ का, पीठाम, तो वो उसको एक संदल की लकड़ी का बुत देता था। वो बुत जाके दुनिया के जिस कोने में वो जाता था तो उसको स्कॉलर तस्लीम किया जाता, वो अथॉरिटी माना जाता था। कटगीर कर्नाटका की कोई आखिरी सरहद है, वहाँ जो मठ का इंचार्ज है, 633 ईस्वी में यहाँ से गया है। संदल का बुत उसको अपने बाप ने दिया और उसने वहाँ वो मठ कायम किया। हम जहती एतबार से ये
आप कह सकते हैं कि एक बहुत सारी तहजीबें यहाँ जमा हैं। बेसिकली जो फॉलिज़म है या यूनिक बिलीफ या आसार, वो तो तकरीबन दुनिया के तमाम मज़ाहिब में पाए जाते, तो हमारी इस तहजीब में भी ये आसार पाए जाते हैं। आपको जगह जगह कप मार्क्स मिलेंगे, स्टिल नेट से देखें आप, ये यूनिक स्टाइल। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये वन ऑफ द रिचेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। आपने इसके ऊपर जब रिसर्च की थी तो उसके पीछे बेसिकली क्या बुनियाद थी जब रिसर्च की, और जी, रिसर्च जी। का क्रक्स आपका क्या है? ये 1992 में मुझे एक रिसाला मिला था, डॉक्टर खुर्रम कादिर का एक मजमून था, तो उससे मुझे शौक़ पड़ गया इस शारदा की बात। फिर मैं अहमद हसन दानी के पास गया मुतअद्दिद बार, बल्कि प्रीफेस मेरी बुक का उन्होंने लिखा था। तो फिर जहाँ से मुझे जो कुछ मिलता गया, तो फिर 1996 तक मैंने मवाद पूरा इकट्ठा किया, फिर उस पर दोबारा रिव्यू किया, फिर एक्सपर्ट्स को दिखाया। तो 2009 में मैंने वो बुक शाये हुई मेरी। तो रिसेंटली तकरीबन 2 महीने पहले वो इंडिया में एक फ़िक्शन राइटर हैं बड़े मशहूर, मनोज शीरीन जी, तो उन्होंने उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया, वो अमेज़ॉन पे आजकल वो बिक रही है। ज़बरदस्त। तो उस किताब में मैंने इसके काफ़ी लिखा है जो वाद में असर था मुझे। इस हवाले से जान शेर साहब बताइएगा कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? जी, मैं वादिया नीलम जो है इसको वैसे भी तारीख़ में जो है मशरक़ के हुस्न की मलका कहा गया है, तो इसमें पाकिस्तान भर से लोग आते हैं। मैं और 30 साल से यहाँ पे इसको देख रहा हूँ, निगरानी कर रहा हूँ ज़िला नीलम की। तो यहाँ पे ये जो नीलम वैली है इसको तारीख़ में मशरक़ के हुस्न की मलका कहा गया है। जो शारदा जिसमें आप खड़े हैं, तो इसको उस मलका का झूमर करार दिया गया है। आप इस शारदा को अगर तफसीलन देखें, मैं आपको इसको दिखाऊं तो आप ख़ुद ही कहेंगे कि अल्लाह ताला का मुंह बोलता हुआ शाकार है ये शारदा। तो ये शारदा में जो है ना, ये हर साल वादिया नीलम में तकरीबन 6-7 लाख सयाह जो आते हैं, जिसमें सबसे पहले कुटन बहुत खूबसूरत है। कुटन के बाद आप अपर नीलम आ जाते हैं, अपर नीलम बहुत खूबसूरत है। उसके बाद आप शारदा आ जाते हैं। शारदा तारीख़ी हैसियत से भी बड़ी अहम जगह है। इस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ से आप चले जाएं अणकेल, तो इससे आप अगर शारदा से आप नारहान जाना चाहें, टोटल 48 किलोमीटर के बाद आगे आप जलखट चले जाते हैं। तो ये यहाँ से नारहान जाते हुए नूरी टॉप क्रॉस करते हैं। नूरी टॉप का एरिया भी इंतहाई खूबसूरत है। शारदा से तकरीबन 1.5 किलोमीटर ये मशरक़ मगरब की जानब गणेश घाटी है, उसको भी देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे शारदा, ये वादिया नीलम का जो दरिया है, इसका और नाम किशन गंगा है। इसमें ट्राउट मछली पाई जाती है। इसकी फिशिंग करने के लिए भी लोग यहाँ एंगलिंग करने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे शारदा में जी, ये तो आपने बता दिया लोग आते हैं और ये खूबसूरत मकामात का बता दिया। तो जैसे अब हम यहाँ पर भी आए हैं, दोनों भाई बात कर रहे हैं, तो जानना चाहूँगा कि जो सयाह हैं जी उनके लिए क्या सहूलियात यहाँ पर जो है ना उनको मौजूद हैं सहूलियात उनके लिए? शारदा में विजिटों के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने अपने भी गेस्ट हाउस बनाए, जो वहाँ पे जो आने वाले सयाहों को बेहतरीन रिहाइश की फैसिलिटी फ्राहम करते हैं। जहाँ पे हमारे अपने कुक होते हैं, वेटर होते हैं, खाना साफ़ सुथरा अच्छा वहाँ पे मिलता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मोटर स्पोर्ट्स बोट्स भी शारदा में चलती हैं गर्मियों में, उससे भी लोग एंजॉय करते हैं। आप अणकेल जाने वाले लोगों के लिए वहाँ पे घोड़े जो है फ्राहम किए जाते हैं। वो रिहाइश की सहूलतें कैसी हैं? रिहाइश की बेहतरीन सहूलतें हैं। हमारे अपने भी गेस्ट हाउस बहुत अच्छे हैं और प्राइवेट भी यहाँ पे और बहुत अच्छे खुराक खाने की हाइजीन, खाने की जो है ना खुराक जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी जो यहाँ पे अवेलेबल होती है। यहाँ पे किचन, उसके बाद जो है सब्जियां वगैरह, दालें, ये चीज़ें जो है यहाँ पे मटन और बीफ वगैरह नहीं मिलता है। हाँ, बकरे जो लोग अपना स्याह लेना चाहें तो वो आसानी से मिल जाता है। अच्छा, अब ये आपके साथ ये खूबसूरत जगह पे बड़ा खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है। ये बड़ा खूबसूरत इलाका है और घर बड़े खूबसूरत बने हुए हैं जी। यहाँ का ख़ास जो आर्किटेक्ट है, इसकी क्या तारीख है? लोगों को क्या इजाज़त है टूरिस्ट को
कि जैसे हम यूरोप में जाते हैं जी जी जी। तो फिर वो जो इलाके में घर और उनका जो आर्किटेक्ट है वो भी इसको देखने जाते हैं, तो यहाँ क्या इजाज़त है, लोग ऐसे जा सकते हैं, इन घरों को देख सकते हैं? यहाँ के लोग जो है ना स्याहों को दावत देते हैं, आए जी मुफ्त में हमारे घर चाय पिए, हमारे साथ खाना खाएं। तो लोग स्याह इससे इतने खुश होते हैं कि हमने जो अखलाक यहाँ के लोगों में देखा है, ये कहाँ ये हमें जो है ना किसी जगह पे नहीं मिलता। चलते चलते नीलम दरिया के किनारे, जहाँ नीलम दरिया बहुत काम है और सामने की वजह शायद ये है कि यहाँ पर मेहरबान मलिक साहब मौजूद हैं और मेहरबान मलिक साहब यहाँ पर अपनी बांसुरी की धुनें बिखेरते हैं। जब हम इनसे कहा कि कौन सी बांसुरी की धुन सुनाएंगे तो उन्होंने कहा हम तो पहाड़ी लोग हैं और हम आपको पहाड़ी ही धुन सुनाएंगे। मेहरबान मलिक साहब जी जी फिर बांसुरी हो जाए? हाँ जी जी बस